गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही सबको? जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज करें। सभी लोग जल्दी से वाई टाइप करके बताओ सब आ गए हो। जो आ गया वाई टाइप करता जाए। वीडियो क्लियर आ रहा है? ऑडियो क्लियर आ रहा है? गुड इवनिंग दीपिका, गुड इवनिंग। हाँ भाई, चलिए गुड, वेरी गुड। तो लास्ट क्लास का कोई डाउट तो नहीं किसी का? सबको बातें समझ में आ रही हैं? कोई समस्या किसी को? सब लोग आ गए भाई? कोई बचा तो नहीं? गुड। चलिए भाई, शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम पे बच्चे अपने लोग बात कर चुके हैं, कहां तक? राउल्स लॉ की बात की थी। राउल्स लॉ सब लोग पढ़ चुके हो और हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई किए थे, है ना? आज अपने लोग उसी के आगे मूव कर रहे हैं और आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा राउल्स लॉ से रिलेटेड ही होगा बच्चों। दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है? आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं समझेंगे। जल्दी से राउल्स लॉ को रिवाइज करते हैं। राउल्स लॉ के अपने लोगों ने क्या क्या डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसके बाद इस आइडियल सॉल्यूशन पे आते हैं। सबको याद होगा, फिर से आ जाते हैं। तो राउल्स लॉ पे अपने लोगों ने 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी, याद आया? जितने हमने यहाँ पर नंबर डाल रखे, जो फॉर्मूले बने, वही उसकी डेफिनेशंस थी। कई सारी डेफिनेशंस बनी थी, जल्दी से रिकॉल करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी क्या, कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर the vapor pressure of solution is equal to the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent। बहुत इजी सी डेफिनेशन कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक बात। सेकंड जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, बनाई थी, क्या बनाई थी? At constant temperature, the vapor pressure of solution is equal to the product of vapor pressure in its initial state या free state या कुछ भी हो सकते हो, pure state and the mole fraction of solvent। ठीक है? किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसकी क्या काम ने, प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आगे बात समझ में। एंड द लास्ट वन इज, और एक क्या पढ़ी थी जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, वो होती है द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक, आगे बात समझ में? कोई टेंशन किसी को? क्या कहा आपने लोगों ने? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये राउल्स लॉ की 3 डेफिनेशंस बनती हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। तीनों एक ही चीजें हैं, एक ही जगह से डराइव होके आई थी। हम लोग को बस जब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं तो अलग अलग यूज करना होता है, इसलिए हमको ये सारी चीजें पढ़नी थी। ठीक है? अब बात आ रही है आज की क्लास को लेकर, आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है। ठीक, तो बच्चे बहुत ध्यान समझना, आइडियल सॉल्यूशन पूरा राउल्स लॉ पर बेस्ड है, क्योंकि तो हम लोग जल्दी से अगर आइडियल सॉल्यूशंस की ओर मूव करें तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे जितने भी सॉल्यूशन हैं, दो सॉल्यूशंस which obeys Raoult's law, over a range of concentration and temperature, all range of concentration and temperature। ठीक, मतलब क्या कहा गया कि किसी भी सांद्रता और ताप पर ऐसे विलयन, ठीक, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो सबके सब क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है? दो सॉल्यूशन which follows Raoult's law at any concentration and temperature या over a range of concentration and temperature। समझ गए बात को? ठीक, ऐसे विलयन जो किसी भी सांद्रता या ताप पर किसका पालन करते हैं? राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक, आगे बात समझे सबको? बताओ कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आइडियल सॉल्यूशन बात क्लियर हो रही है? क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन? बोलते हम लोग दो सॉल्यूशंस, नोट करते चलो सभी लोग।
Those solutions which obeys Raoult's law over a range of concentration and temperature are called ideal solution. ऐसे विलयन जो किसी भी सांद्रता व ताप पर या विभिन्न सांद्रताओं व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, इसको जरा और इलेबोरेट किया जाए, अगर और अच्छे से समझा जाए तो यहाँ पर कुछ चीजें और भी एड ऑन करेंगे। ये तो डेफिनेशन एक नॉर्मल है कि जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है वो सबका सब आइडियल हो गया। साथ ही साथ अगर वो सॉल्यूशन आइडियल है तो उसकी और क्या क्या पहचान हो सकती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो पहली बात, अगर हम यहाँ पर इसकी कंडीशंस बनाना चाहें तो अपने लोगों ने क्या सीखा, अभी हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ में क्या सीखा, अगर इसकी पहली कंडीशन को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम लोग बोल के आ रहे हैं पीछे कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता था, मान लो कोई सॉल्यूशन ए है, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहते हो, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक, तो अगर तुम्हारा ये सॉल्यूशन आइडियल है और मतलब ये किसी सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है और मान लो उसी सॉल्यूशन का दूसरा कंपोनेंट बी है, तो वो भी क्या करेगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। क्या बन जाएगा, पीबी नॉट इंटू एक्स बी। और तुमने पढ़ा था यहाँ पर डाल्टन्स लॉ वाली बात, अगर हम पूरे सॉल्यूशन की बात करें, पीएस यानी क्या हो गया, पूरा सॉल्यूशन जो है आपका, ठीक है, तो यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, पीए प्लस पीबी। यानी ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जिसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका वेपर प्रेशर उसकी प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उनके उनके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या आइडियल है। इसके साथ ही साथ और क्या क्या कंडीशन होती है बच्चों आइडियल सॉल्यूशन की, क्या जो सॉल्यूशन आपका आइडियल होगा वो इसके साथ साथ और क्या शो करेगा, उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है, आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो इससे पहले, आपको याद होगा एंथैल्पी को शो किया करते थे एच से, एक स्टेट फंक्शन होता था ये ना, इसलिए हम लोग क्या करते थे, स्टेट फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो क्या किया करते थे, इसमें होने वाला डिफरेंस कैलकुलेट करते थे। ठीक, तो जो डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी वो क्या होगी, जीरो। ठीक, फॉर आइडियल सॉल्यूशन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम में भी जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, जीरो। तो अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो इन सारी कंडीशंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। आई बात समझ। ठीक, हमने एक जनरलाइज फॉर्म में बोला, लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोला कि वो सॉल्यूशन जो किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और ऐसे जगह पर और क्या होता है, उनमें एंथैल्पी चेंज और चेंज इन वॉल्यूम कैसा होता है, जीरो। और ये हमने उसको मैथमेटिकली लिख लिया बजाय लैंग्वेज फॉर्म में लिखने के। ठीक, आई बात समझ में, एकांश फिर से समझ लो। पहला तो बेसिक था कि राउल्ट्स लॉ फॉलो करना है, ध्यान से देखो तो ये दोनों कंडीशन किसकी है, ये राउल्ट्स लॉ ही तो लिखा हुआ है। राउल्ट्स लॉ ही तो कहता था किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर उसकी प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमने माना मेरे पास किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए और बी, तो हमने ए के लिए भी वही चीज लगाई, बी के लिए भी वही चीज लगाई। और हमने तुम्हें ये बताया था यहाँ तो वेपर फेज में है, ठीक, तो वहां पर डाल्टन्स लॉ लगता था और पूरे गैसेस सॉल्यूशन का जो वेपर जो प्रेशर आएगा वो दोनों के वेपर प्रेशर के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। तो अगर ये आ रहा है तो हम पीएस बराबर क्या बोल सकते हैं, पीए प्लस पीबी, या इसको और जोड़ सकते हो, इसी चीज को लिख सकते थे हम लोग क्या, पीए नॉट इंटू एक्सए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्सबी। उसके अलावा एंथैल्पी में होने वाला चेंज क्या होगा, जीरो। और साथ साथ क्या होगा, वॉल्यूम में होने वाला चेंज भी क्या होगा, जीरो। अगर कोई सॉल्यूशन इन तीन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई सॉल्यूशन इन तीन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी देखते हैं। ठीक है, इसको हम इसी बात को, इन्हीं तीनों इक्वेशंस को हम ग्राफ से भी समझाते हैं बच्चों। चलो देखते हैं ग्राफ से कैसे समझना है अपने को। पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं।
ठीक है, देखो हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पर अपने दोनों सॉल्यूशंस को एक तरफ से लेना शुरू किया। हमने मान लिया मेरे पास यहाँ पर हमारा जो कंपोनेंट ए है वो अपनी प्योर स्टेट में, नहीं उसके उसमें हमने कुछ मिलाया नहीं है, तो नहीं उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, और इस जगह पर तुम्हारा जो बी का मोल फ्रैक्शन होगा कितना होगा, 0 होगा। ठीक बात। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सए को 0 कर दिया, यानी यहाँ पर ए के कोई भी मोल्स नहीं है और बी अपनी क्या है, प्योर स्टेट में। ठीक, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, एक्स बी क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। ठीक, तो यानी हमने यहाँ एक्स एक्सिस जो है हमारी, इस पर क्या शो कर रखा है, कंपोजिशन। इस एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या ले रहे हैं, कंपोजिशन, कि कौन सा कंपोनेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक बात। और वाई एक्सिस जो हमने ले रखी है, इन दोनों जगहों पर हम क्या लेने वाले हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ध्यान से समझना है बच्चों, ठीक, बहुत ध्यान से सारी चीजें आप देखिए, कॉपी पेन अभी बाद में यूज करेंगे आप लोग, नोट बाद में करेंगे। देखो ध्यान से जरा इन दोनों इक्वेशंस को देखना और इस ग्राफ को भी देखना है, हम लोग को ड्रॉ करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहली अगर बात ऐसे ड्रॉ की जाए, समझा जाए, तो खुद सोचो, तुम्हारे पास अगर इस पहली इक्वेशन पे हम आए तो इस पॉइंट पर ओरिजिन पे ध्यान से देखो, तुम्हारे पास एक्सए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अगर हम एक्सए की जगह 1 रखेंगे तो तुम्हारा पीए किसके बराबर होगा, यहाँ पर पीए नॉट। यानी इस पॉइंट पर जो भी वेपर प्रेशर होगा, इस पॉइंट पर जो भी वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारे ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा। तो उस वो पॉइंट किसको डिनोट करेगा, पी ए नॉट को। फिर से समझ लो, अगर तुम यहां पर देख रहे हो तो यहां पर तुम्हारी एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो पी ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी ए नॉट की। यानी अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो स्टार्टिंग पॉइंट में ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट। लेकिन जैसे जैसे हम यहां से आगे मूव करेंगे, देखो एक्स ए की वैल्यू घट के क्या होती जा रही है, 0। ठीक, तो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करना चाहें तो ये लाइन भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और जब हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो हमारा एक्स से 0 हो जाएगा, तो पी ए भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पर आकर हमारा जो पी ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि क्या शो कर रही है, जो कि इस बात किस लाइन को शो कर रही है, जो कि शो कर रही है किसको, पी ए बराबर है किसके, पी ए नॉट इंटू एक्स ए के। उम्मीद कर रहे हैं ये लाइन जो हमने ड्रॉ की सबको समझ में आ गई। ठीक, हमने क्या किया, एक्स ए की वैल्यू को रखा यहाँ पर, तो 1 था। अब ध्यान से देखो, जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो लगातार एक्स ए की वैल्यू कम होती जाएगी। अभी 1 है, थोड़ी देर बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.8, फिर क्या हो जाएगी 0.6, फिर 0.4, फिर 0.2 और फिर 0। तो जैसे जैसे एक्स ए की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे पी ए की वैल्यू भी कम होगी, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम दूसरे को देखें, ध्यान देखो, अभी एक्स भी 0 है तो पीबी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम अब की बार एक्स बी के टर्म्स में आगे बढ़ेंगे, एक्स बी की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। 0 के बाद ये थोड़ी देर बाद 0.2 हो जाएगी, देन 0.4 मान लो, 0.6, 0.8 और फिर 1। तो 1 पे जब पहुंचे तो हमने मान लिया कि हमारी एक्स बी की जो वैल्यू है, जो पीबी की वैल्यू ये आ रही है। और पीबी की वैल्यू जब यहाँ एक्स बी आप पूरा 1 कर दोगे तो पीबी बराबर क्या होगा, पीबी नॉट। भाई जब ये अपनी प्योर स्टेट में, तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है इसका, पीबी नॉट। हम यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये लाइन किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी को। मान रहे हैं आप लोग कि नहीं मान रहे हैं। और हमने कहा जो तुम्हारे पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो अगर हम इस चीज को, इन दोनों लाइंस को जोड़ना शुरू करें, मतलब ऐसे समझना बच्चों कि अगर हम क्या करें, किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर 0.8 पे देखें, तो इस पर ये जो डिस्टेंस है, ठीक, और इसी के ऊपर और क्या ऐड कर दें, इतनी डिस्टेंस, और ऐड कर दें। ठीक, मान लीजिए ये चीज है, अगर देखा जाए तो ये जो एक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन किसको शो कर रही है आपको, ये इस पॉइंट पर शो कर रही है किसकी वैल्यू, पीए की वैल्यू। और ये किसको शो कर रहा है, पीबी की वैल्यू को। तो इस लाइन को अगर हम उठा के इसके ऊपर रख दें, ठीक, तो यहां पर जो हमें पॉइंट मिलेगा बच्चों,
वो पॉइंट क्या मिलेगा, एक तरह से इसको समझने के लिए केवल समझना है कि ये डिस्टेंस क्या थी, ये पूरी जो डिस्टेंस है आपकी क्या शो कर रही है, पी ए, और नीचे जो हमने लाइन खींची तो क्या शो कर रही है, ये पीबी होगी, और ये इस पॉइंट पर पी ए हो गया। तो ये जो पॉइंट मिला वो किसको शो करेगा, पी ए प्लस पीबी। ऐसे हम पूरे ग्राफ में कई सारी लाइंस खींच के कुछ डॉट्स मिल जाएंगे हमको, ठीक है, एक डॉटेड लाइन मिल जाएगी जिसको हम अगर ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। और जब इसको ड्रॉ करेंगे आप, या सीधे सीधे समझ लें कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से, तो ये लाइन हमें क्या शो करके देगी, जो पी एस है वो बराबर होगा किसके, पी ए प्लस पी बी के। आ रही है बात समझ में, ठीक। तो ये लाइन कैसे खींची है समझा रहे थे कि आपको क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे जाना है और दोनों ग्राफ्स पे उस पॉइंट पर कट करके जो भी हाइट आएगी उनको जोड़ के जब जाओगे तो एक लाइन मिलती जाएगी आपको, ठीक है। वही लाइन आपकी क्या कहलाएगी, पूरे सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर कहलाएगी। आती है बात समझ में, कोई डाउट किसी को, ठीक, ये सब उठा सकते हैं। तो ये ग्राफ क्लियर हुआ, ये आपका किसका ग्राफ हो गया, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी से, यहां तक सबको बात समझ में आई, ग्राफ क्लियर हुआ सबको कि नहीं, जल्दी से बताओ बच्चों, ये ग्राफ सबको क्लियर हुआ कि कैसे ड्रॉ किया है, जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, ग्राफ क्लियर हुआ सभी को कि नहीं। वंश का क्लियर है, और सभी लोग की तरफ से, जिसको नहीं आया वो बोल सकते हो कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बेटा किसी को। सर जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ नहीं है, आप इस पर जाओगे अगर यहाँ पर तो ये कोई पॉइंट नहीं है, इसके लिए कोई चिंता नहीं करनी। होगा क्या, समझो बात को, इसका मतलब ये हो गया, ऐसे ही समझ लो, इस चीज को सीधे सीधे इस पॉइंट से भी देखोगे तो और इजिली क्लियर होगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं बेटा, ये दोनों लाइन को हम जब ऐड ऑन करेंगे तो ये लाइन मिलेगी, तो यानी कि क्या हो गया, यहां पर हमको दोनों के लिए क्या हो गया, एक तरह से वेपर प्रेशर सेम हो गया। तो जो चीज तुमको यहां मिल रही है, इसी को अगर हम कॉपी करके, देखो अब इसी पॉइंट पर पीए की वैल्यू भी सेम आ रही, पीबी की सेम आ रही, और दोनों को ऐड किया तो देखो उसने क्या किया, यहां पर इंटरसेप्ट इन दोनों को जोड़ा तो इसी लाइन पर आया ना। ऐसे हमको करना है, हमने क्या करना है, कुछ नहीं, सीधे सीधे समझना है इस चीज को। आप इस जगह पे एक ये लाइन बना रहे हो, ठीक, और इसी जगह पे आप एक और लाइन बना रहे हो। अब आपको क्या करना है, बस इस वाली लाइन को उठा के ऊपर ले जाओ, तो जुड़ के क्या करेगी, हमको इसी जगह पे क्या करेगी, एक क्रॉस देगी। तो इस तरह से हम क्रॉस लगा लगा के ये ऊपर ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसका काम केवल इतना सा है, ग्राफ यही बता रहा है कि पी एस इज इक्वल टू सम ऑफ पी ए प्लस पी, बिल्कुल ये ग्राफ इन तीनों लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ का बेसिक काम क्या है, ये इन तीनों इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो जब भी आप किसी सॉल्यूशन की बात करेंगे, अगर कोई सॉल्यूशन इस ग्राफ की तरह या किसी भी सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, अगर वो इसी ग्राफिकल मेथड को फॉलो कर रहा है मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन, ठीक बात। अब यहीं से अगर हम लोग चीजों को और अच्छे से समझना शुरू करें तो कुछ चीजें आइडियल सॉल्यूशन को लेकर हमें और भी समझनी है। क्या क्या, देखिए ध्यान से, इतनी बात सबको क्लियर हो चुकी है। अगर इतनी बात क्लियर है आपको तो यहीं से हम लोग समझने चल रहे हैं अब क्या, इसके आगे और कुछ चीजें। पहली बात तो आइडियल सॉल्यूशन को लेकर कुछ और कंडीशंस आपको इस तरह से याद रखनी है कि किस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन आइडियल कहलाएगा। जनरली होता क्या है, देखो तो हमने कहा तुमसे कि तुम्हारे पास सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है। अगर स्टार्टिंग में तुम बात करोगे तो यहाँ पर पहले मान लो कोई तुम्हारे पास सॉल्वेंट ए था, तो उसमें जो अट्रैक्शन होगा ए और ए के बीच में होगा,
फिर तुमने इसमें बी मिलाया, केवल बी है अगर, तो उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में जुड़ होंगे। जब ये डिसॉल्व होंगे तो एक अट्रैक्शन ए और बी के बीच भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक, तो ध्यान रखना इस चीज से, एक बार आइडियल सॉल्यूशन को और अच्छे समझना है आपको क्या, कि जो भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, बी और बी के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, ठीक है, और ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो लगभग सेम होते हैं। और दूसरी चीज, ए और बी के बीच में इन्हीं में जो पोलैरिटी भी होती है वो भी कैसी होती है, आइडेंटिकल। तो सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर यानी अंतरा अणुक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड सेम या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल पोलैरिटी। ये दो आपको चीजें और याद रखनी है, कभी किसी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है। बिल्कुल पड़ेगा पोलैरिटी पे, बट हमने क्या कहा, सॉल्यूशन हर कोई आइडियल नहीं हो सकता, जैसे तुम्हें पता है आइडियल गैस होती है जनरली नहीं, सेम वैसे आइडियल सॉल्यूशन, प्योर आइडियल तो हो ही नहीं सकता कोई भी सॉल्यूशन, बट हाँ अगर उस सॉल्यूशन को आइडियल होना है तो उनकी ये कंडीशंस है, ठीक है। बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क पड़ेगा यहाँ पर, इसीलिए कहा कि फिर भी कुछ की पोलैरिटी लगभग सेम हो सकती है, जैसे हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो आप इनके एग्जाम्पल्स को देखकर चीजों को समझने की कोशिश करें। इस चीज को इस तरह से देखें, इसके एग्जाम्पल्स को पहले देखा जाए। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में आपके पास एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों, कोई नहीं है अभी तक, तो चलिए पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए एग्जाम्पल्स में क्या क्या खास बातें हैं, देखिए ध्यान से, इतनी बात सबको समझ में आ गई। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर में ले सकते हैं एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो किसकी तरह बिहेव करता है, जस्ट लाइक एज आइडियल सॉल्यूशन। क्यों, हमने जो बातें बताई आपको कि इनमें इंटरमोलर अट्रैक्शन फोर्सेस सेम होते हैं, इनकी पोलैरिटी सेम होती है, और ये आइडियल गैस, ये जो राउल्स लॉ की कंडीशंस है इनको भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सेम ऐसे ही हम ले सकते हैं क्या, बेंजीन एंड टोलुइन, इनका मिक्सचर ले सकते हैं, ये दोनों में कैसा शो करते हैं, आइडियल गैस बिहेवियर शो करते हैं, ठीक। और क्या ले सकते हो, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये भी आपके किसकी तरह शो करते हैं, क्या बिहेवियर शो करते हैं, आइडियल गैस बिहेवियर शो करते हैं। और क्या ले सकते हो, एथिलीन ब्रोमाइड एंड एथिलीन क्लोराइड ले लो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपने पास जो आइडियल गैस बिहेवियर शो कर, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकते हैं। एथिलीन ब्रोमाइड, बार बार गैस निकलता है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, एंड एथिलीन क्लोराइड। आ गई बात समझ में, कोई टेंशन किसी को, इतनी बात क्लियर है सबकी, कोई डाउट? यहीं से हमारे पास अब बात क्या आती है बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। अगर यहीं से हम लोग मूव करना चाहें तो हम इसी को जल्दी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, सब कुछ एक ही जगह हो रहा है क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है, ठीक है। यार ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो गए, ध्यान दे इसको, ठीक। आइडियल सॉल्यूशन क्या थे, वो जो क्या कर रहे थे, राउल्स के नियम, राउल्स को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, वो क्या थे, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। जगह बनानी पड़ेगी यार आज, थोड़ा सा कंजेस्टेड लगेगा आप लोगों को, लेकिन चीजें एक साथ दिखेगी तो समझ पाओगे।
तो इसमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, तो परेशान नहीं होइएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग बात करने चल रहे हैं किस पर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। तो हम लोग कहते हैं ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को सारी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशंस पर फॉलो नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब फॉलो ना करने का मतलब क्या, कि पीए नॉट इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स होगा, पीबी नॉट इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स भी होगा। जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो पीएस भी नॉट इक्वल टू पीए प्लस पीबी हो जाएगा। साथ ही साथ डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मानते हो, अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये कंडीशन, तो अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं, नहीं ओबे कर रहे हैं, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल जब कंडीशन बनती है तो यहां पर हमारे पास दो केस आते हैं, ठीक है। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, वो दो केसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ठीक, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। आ जाओ भाई जल्दी से, देखो अब हमको क्या देखना है, ठीक है। चलिए दिख रहा है सभी को। अब देखो यार क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव डेविएशन की बात की, एक नेगेटिव की बात की। ठीक, अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं बच्चों, इन दोनों को समझेंगे। अगर पॉजिटिव डेविएशन है इसका मतलब क्या होने वाला है, जो पीए है वो ग्रेटर देन हो जाएगा पीए नॉट इंटू एक्स, पीबी जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा पीबी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से। चलो देखते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं हमसे, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, इसको समझते चलते हैं। कि अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो हमने क्या बात की, पॉजिटिव डेविएशन मतलब पीए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पीबी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, पीबी नॉट इंटू एक्स बी। और इसी वजह से पीएस जो है वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी ए प्लस पीबी। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ होगा बच्चे, अब वो क्या होगा, इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक, ये ग्राफ भी ऐसे ही इस लाइन के कुछ ऊपर से जाएगा इस तरह। और जब ये दोनों ग्राफ ऊपर से जाएंगे तो ये भी ग्राफ क्या होगा, ऊपर से जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, इतनी बात समझ में आई सभी के, इतनी बात सभी के समझ में आ रही है। इस चीज को जिसको दिक्कत हो रही है मुश्किल दोबारा कर लेते हैं यार इसको, हो सकता है इससे दिक्कत हो रही होगी आपको। चलो, अपने लोग के पास सामने ग्राफ दिख रहा है, ये तो समझ गए थे सब लोग जिसको इसको दिक्कत है। यहां देखिए दोबारा से, अगर हम आइडियल की बात करें तो आइडियल ग्राफ तो याद है सबको, ये क्या लाइन आ रही थी हमारी, ये क्या शो कर रही थी, पीए इक्वल्स टू पीए नॉट इंटू एक्स। ये क्या शो किया करती थी, पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी। और ये क्या शो किया करती थी, पीएस इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। बट अब जो एक्चुअल लाइन आएगी वो क्या आएगी, हमने क्या कहा,
इस पीए की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई ना पीए नॉट इंटू एक्स से, तो जो लाइन आएगी ये इसके थोड़ा सा ऊपर से आएगी, तो हमारी जो मेन लाइन है वो इस तरह से आएगी। जो पी बी नॉट इंटू एक्स बी है वो लाइन भी इसी तरह से कुछ ऊपर से निकल के जाएगी इस आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल सॉल्यूशन वाले से। तो जो हमारा ये आएगा ये भी क्या आएगा, इसके ऊपर से आएगा। ठीक है, ये लाइन क्या शो कर रही होगी, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये क्या शो कर रहा है, पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी। और ये क्या शो कर रहा है, पी एस इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। समझ गए। और सेम ऐसे ही जब हम कहां पर आएंगे, निगेटिव वाले पे आएंगे, तो देखो क्या होगा, नेगेटिव वाले में यही चीज कहां से आएगी, नीचे से आ जाएगी। ठीक है ना। तो जो हम लोग यहां पर कर रहे थे ये तो आइडियल गैस का हो गया। तो आइडियल गैस के लिए हो गया। बट जब हम निगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन, तो ग्राफ कहां से जाएगा, नीचे से। ऐसे ये भी ग्राफ कहां से आएगा, नीचे से। तो टोटल का भी ग्राफ कहां से आएगा, नीचे से। समझ गए। तो ये क्या शो कर रहा है, पी ए इज लेस देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये क्या शो कर रहा है, पी बी इज लेस देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी। और ये क्या शो करेगा, पी एस इज लेस देन पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। तो पॉजिटिव डेविएशन में वही ग्राफ ऊपर से निकाल देना है अपने को, और निगेटिव डेविएशन में वही ग्राफ को क्या करना है, नीचे से निकाल देना है। साथ ही साथ यहाँ पर डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। और इन्हीं कंडीशन को रिवर्स कर दोगे, किसके लिए बात बन जाएगी, निगेटिव डेविएशन के लिए। तो आई होप सब लोग जल्दी से ये बताओ कि सबको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन जो देखा आपने बिल्कुल वहीं से नॉन आइडियल पे आना है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप है, एक क्या पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन, और एक क्या नेगेटिव डेविएशन ऋणात्मक विचलन। जब पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर का साइन लगा लोगे, जब नेगेटिव होगा तो कहां लगा लोगे, लेस देन का साइन। पॉजिटिव में यही सारी लाइनें जो आपने आइडियल में बनाई थी सब क्या होंगी, ऊपर से जानी है आपकी। और नेगेटिव में सारी ग्राफ में लाइंस कहां से आ जाएंगी, नीचे से आ जाएंगी। आती बात समझ में, सबकी तरफ से भाई आ गया क्या, जिसकी तरफ से नहीं है, डरावना है तो क्या मजेदार है, कोई कोई परेशान होने वाली बात नहीं, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। ठीक है, डरावने से कुछ नहीं होता। चीजें आ रही कि नहीं आ रही हैं, सबकी ओर से भाई, भाई नहीं आया अभी तक, सबकी ओर से। किसी को नहीं आया तो बोले जल्दी से। आ गया सबको समझ में। ठीक है, तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, कोई डाउट हो तो बोलो। अगर इतनी बात सबको क्लियर हो गई है, ये इसके लिए हो गया। और इसी चीज को हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर सके, जिससे अगर यहीं पर हम साइन उल्टा कर देंगे तो किसके लिए हो जाएगा, नेगेटिव वाले के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव के लिए कंडीशंस हो गई, और ये आपकी नेगेटिव के लिए कंडीशन हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब अच्छा बात आती है कुछ एग्जांपल्स को लेकर, तो ध्यान रखो यार इसमें, अगर पॉजिटिव के एग्जांपल्स को आपको देखना है तो आप क्या क्या ले सकते हो। कुछ हम इजी एग्जांपल्स तुम्हारे लिए रखें, इजीली ध्यान रखने, क्योंकि एग्जाम मतलब क्वेश्चन आएगा तो आपको साथ में एग्जांपल शो करनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पर CCl4 के साथ कई सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो उसको याद रखो, अगर पॉजिटिव में बात आएगी तो CCl4 प्लस बेंजीन,
आपका एक एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, इसी में याद रख सकते हो दूसरा एग्जाम्पल क्या, CCl4 प्लस टोल्वीन ले लो। टोल्वीन क्या होता था, बेंजीन पर एक CH3, तो एक H कम करके एक क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। या फिर क्या ले सकते हो, CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म। ये तीनों क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ये तीनों क्या शो करते हैं बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और अगर ऐसे हम नेगेटिव की बात करें तो हम क्या क्या ले सकते हैं, देखिए ध्यान से। नेगेटिव में मेरे पास एग्जांपल क्या क्या है, इसमें एग्जांपल ले लो क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, नेगेटिव के एग्जांपल में क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन ले लो। इसमें एक और एग्जांपल क्या ले लो, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। और बहुत एग्जांपल्स होते हैं, आप बुक में देखेंगे मिल जाएंगे, बट जनरली आप कुछ एग्जांपल जरूर याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में जब भी कोई चीज आ रही है डिस्कस करने को, आपको याद रखना है कि हमें एग्जांपल जरूर शो करने हैं, चाहे एग्जाम क्वेश्चन में पूछे या नहीं पूछे, आप डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल जरूर डालें। ठीक, और बाकी कभी कभी ये भी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाएगा कि ये क्या शो करता है, तो ध्यान रखना CCl4 के साथ जो है आपके सॉल्यूशन है मोस्टली ज्यादातर क्या शो कर रहे होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म के साथ ये, बट ये रखना क्लोरोफॉर्म और CCl4 का जो मिक्सचर है वो पॉजिटिव शो करता है। ठीक है, चलिए खैर, एग्जाम्पल कई सारे हैं, यहां तक सबको बात क्लियर है, सबने नोट डाउन कर लिया है, किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। इतनी बात सबको आ गई समझ में, डेल्टा एच और डेल्टा वी का ग्राफ में कुछ काम नहीं है, बिल्कुल ग्राफ केवल हमने इन 3 लाइंस को लेकर बनाया है। डेल्टा एच और डेल्टा वी यहाँ पर क्या है, कंडीशंस है। इसका फंडा इस चीज से समझो जो यहाँ पर उन्होंने बताया। अगर यार बात समझना आप कि तुम्हारा भाई एंथैल्पी किस काम में लगती थी, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। अगर इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगती थी या इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगती थी वही एनर्जी इसको भी तोड़ने में लगेगी, तो क्या होगा, एनर्जी तो सेम लग रही है ना हर काम के लिए। तो हमारे यहाँ पर कोई एनर्जी चेंज हो ही नहीं रहा, एंथैल्पी चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक, आई बात समझ में। और जब एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, यानी मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, क्या वॉल्यूम में चेंज होगा। भैया आप पढ़ क्या रहे हो, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब जब ना तो एनर्जी लूज हो रही है ना तो एनर्जी गेन हो रही है, मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई थी सबको। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे क्या, कि डेल्टा एच और डेल्टा वी की। ठीक है ना, तो डेल्टा एच और डेल्टा वी का फंडा क्या बता रहे बेटा, जब यहाँ पर क्या होगा, एंथैल्पी चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम में भी चेंज नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ करता था, डेल्टा एच और डेल्टा वी जीरो हुआ करता था। ठीक है, यही मेन फंडा होता है आइडियल सॉल्यूशन को लेकर। ठीक, इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी से। इतनी बात सबको क्लियर है, सबको इतनी बात क्लियर हो गई, जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो सबका क्लियर हो चुका है। किसी का कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है, सबकी तरफ से वाई आना चाहिए यार, ये मजा नहीं आती है 2-4 लोग वाई यस बोलते हो। जिसको नहीं आया वो बोलो नहीं, और जिसको आया वो बोलो हाँ आ गया, बस सिंपल सा है। चलिए, अच्छा अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग एग्जाम में बड़े अलग तरह से पूछा जाता है, लोगों को कभी समझ नहीं आता इजीली, तो पहले हम उसकी डेफिनेशन बोलेंगे, आपको डेफिनेशन लिखनी है, देन उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ रहे हैं इससे। अब बात करने चले हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पर। ठीक है, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होती है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, इस पर बात करने चल रहे हैं अपने लोग। तो जल्दी से हम डिक्टेट कर रहे हैं, सबको जल्दी बताओ, वॉइस क्लियर आ रही है ना। वॉइस अगर सबको क्लियर आ रही है तो जल्दी से हमको यस टाइप कर दें, और हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, सभी लोग डेफिनेशन नोट करेंगे। ठीक है, लंबी है थोड़ी सी, ऐसा नोट करते चलें। चलिए नोट करेंगे, एजियोट्रॉप्स आर डिफाइंड एज, एजियोट्रॉप्स आर डिफाइंड एज the mixture of liquids, the mixture of liquids which boil at, which boil at constant temperature, constant temperature. Azeotrophs are also called constant boiling mixture. Azeotrophs are also called
Azeotrophs are also called constant boiling mixture because because whole of the azeotrophs whole of the azeotrophs changes into vapor state at constant temperature. Vapor state at constant temperature, and their components can be separated by fractional distillation. By fractional distillation. ठीक है, हिंदी वाले जो हैं वो लोग हिंदी वाले भी नोट कर सकते हैं, हिंदी में भी हम बोल लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो हिंदी वाले भी भाई कॉपी पेन लेके बैठे। चलिए देखिए, हिंदी वाले लिखें, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित होता है, और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित होता है, एज़ोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। एज़ोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। ऐसे मिश्रण में वॉइस नहीं आ रही क्या? एक सेकेंड। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है बच्चों? ठीक, कुछ डिस्टर्बेंस रहा होगा। चलिए, तो हिंदी वाले लिख रहे थे, लिखिए जल्दी से। ऐसे मिश्रण में उसके घटकों को प्रभाजित आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया बच्चों? डेफिनेशन सबने नोट कर लिए? जल्दी से बताओ हमको। चलिए गुड। समझ लें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। यार हम जब भी कोई दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट्स को हमने मिक्स किया, ठीक, एक प्रॉपर कंपोजिशन पर, क्या होता है जब भी आप कोई दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, तो इसमें आप दो कंपोनेंट मिला रहे हो, ए भी मिला रहे हो, बी भी मिला रहे हो, मान लो, ठीक। समझने के लिए इस चीज को अच्छे समझे।
अगर डिफरेंटली देखोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और हो सकता है। ठीक है, जब ये मिलेंगे तो इनका कंपोजिशन मिलेगा, हो सकता है सॉल्यूशन में कोई सॉल्वेंट होगा, कोई सॉल्यूट होगा, जाहिर सी बात है कोई ज्यादा होगा, कोई कम होगा, है कि नहीं। तो होता क्या है एक्चुअल में, मिलाने के बाद एक फिक्स कंपोजिशन पे, एक फिक्स कंपोजिशन पे, जिसमें मान लो इतना हमने ए ले रखा है कुछ भी, और बाकी इतना हमारे पास क्या है, बी है। रिप्रेजेंटेशन एक जनरल है कि ए ज्यादा है, बी कम है। ठीक, ए हमने 73% ले रखा है मान लीजिए, और बी हमारे पास 27% है। ठीक, इस कंपोजिशन पे क्या हुआ, जो हमारे पास मिक्सचर तैयार हुआ, ठीक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स आ गया। ठीक है, उसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने बोला ना एजियोट्रॉप मिक्सचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक, कि इसका मतलब चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशन दोबारा से आपके लिए बोल रहे हैं और उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा गया देखो, एजियोट्रॉप्स आर डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड which boil at a constant temperature, which boil at a constant, अभी ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग था, बी का अलग था, लेकिन जब हमने एक सॉल्यूशन बनाया, एक मिक्सचर बनाया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा, कांस्टेंट आ रहा है, एक फिक्स टेम्परेचर पे आ रहा है। ठीक, लाइक अ प्योर लिक्विड एंड possess सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स। और दूसरी चीज, अब इस सॉल्यूशन के अंदर, उस कंपोजिशन पर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो ए और बी का कंपोजिशन है, जब आप इसको बॉयल करोगे तो बॉयल करने पर क्या होगा, वेपर्स बनेंगी। ठीक, तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन के अंदर भी इनका कंपोजिशन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और वेपर फेज में भी इन दोनों का कंपोजिशन कैसा रहता है, सेम रहता है। एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर जिनका कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, उनकी लिक्विड स्टेट में जो उनका कंपोजिशन है और उनकी वेपर स्टेट में जो उनका कंपोजिशन है, वो कैसा रहता है, फिक्स रहता है, सेम रहता है। ठीक, तो वो मिक्सचर्स क्या कहलाते हैं आपके, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक क्या होते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, और एक क्या होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। और बहुत सिंपल सा है, अगर आपके पास जो भी सॉल्यूशन था उसमें आपके ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट था, जब आपने उनको मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बना, ठीक, वो अगर दोनों, मतलब ए से भी और बी के बॉइलिंग पॉइंट दोनों से छोटा आ रहा है, इस कंडीशन पे उसको हम क्या बोलेंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और यही चीज अगर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है मान लो सॉल्यूशन का, वो उन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से बड़ा आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी बोथ, ठीक, ये आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो क्या बोलोगे, तब बोलोगे क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। आपको यहाँ पर केवल इतनी चीजें समझनी है। ठीक है, तो पहले समझ ले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, डेफिनेशन में आपको लिखवा दी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, हो सकता है रटनी पड़े। समझने के लिए पहले चीजों समझे कि एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स जिसमें किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, ठीक है, जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा उस टेम्परेचर पर, मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उन कंपोनेंट्स का उनके लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन और उनकी वेपर स्टेट में भी कंपोजिशन कैसा रहा करेगा, इक्वल रहा करेगा, तो वो मिक्सचर क्या कहलाया करेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अगर जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से छोटा है, तो उसको क्या बोलोगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, बड़ा है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और ये भी चीजें कहां से आएंगी, वही चीज समझना है इस चीज को ध्यान से। भाई हम बात कर रहे थे अभी ए और ए के बीच अट्रैक्शन की, बी और बी के बीच अट्रैक्शन की, और जब अब तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा तो और ए और बी के बीच भी अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। ये तुम्हारा एक कंपोनेंट में था, ये तुम्हारा दूसरे कंपोनेंट में था, और ये तुम्हारा सॉल्यूशन में। अब समझना ध्यान से, ठीक, ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट में हो गए, और ये इस तरह से, ठीक है। चलो, तो इस चीज को अगर समझो,
अगर तुम्हारे पास, अब जब बॉयल करोगे तो जाहिर सी बात है, अगर तुम बॉयल करोगे तो तुम्हें इस अट्रैक्शन को तोड़ना है, इस अट्रैक्शन को तोड़ना है। अगर तुम्हारे ए और बी के बीच के जो अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू ज्यादा है किससे, ए बी के अट्रैक्शन से, ठीक, तो क्या ये इजिली वेपराइज होगा, नहीं, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में, ठीक, वेपर प्रेशर कम होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उल्टा होता है। आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा है, वेपर प्रेशर में लोअरिंग होती है और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एलिवेशन, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना, क्योंकि इसका बॉन्ड कैसा है, सॉरी, इसका बॉन्ड कैसा है, वीक है। अगर इसका बॉन्ड वीक है तो इसको तोड़ना आसान है, तो ये ज्यादा वेपराइज होगा। तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। यानी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की खास बात याद रखिएगा, इसमें जो ए और बी के बीच का अट्रैक्शन होगा वो कैसा हुआ करेगा, लेस देन ए और ए के बीच का अट्रैक्शन एंड बी और बी के बीच के अट्रैक्शन। और यही चीज अगर उल्टी हो जाए, ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन हो वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन ए और ए के बीच के अट्रैक्शन के, या बी और बी के बीच अट्रैक्शन के, तब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में इस बॉन्ड को तोड़ना, अगर हम यहां पर बात इसकी कर लें, ठीक, कि ये अट्रैक्शन ज्यादा है, इसको तोड़ना मुश्किल है, यानी इजिली वेपराइज नहीं होंगे, वेपर कम बनेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो क्या शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझे। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चंस बना करेंगे जिसमें आपको हिंट में कुछ इस तरह की चीजें देंगी कि आपको बता देगा कि अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है कम, और उससे आपको पूछेगा बताए कौन सा है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज ए ड्रॉप है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज ए ड्रॉप है। आई बात समझ में, नहीं आई सर, चलो अच्छा, एक बार दोबारा से देखो जिसको इसको नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, यहीं तक रखेंगे आज, इसको दोबारा से समझ लें, ठीक, सबकी तरफ से ही है। लास्ट टाइम फिर से समझ लें इस चीज को, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन कितनों को क्लियर है, जल्दी से, जल्दी से, या यस या नो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन क्लियर हुई जो हमने समझाई, नहीं, फिर से देखो बच्चे क्या काम ने, कोई भी ऐसा मिक्सचर, भाई सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, दो कंपोनेंट से, बाइनरी की बात करते हैं अपने लोग, कोई भी ऐसा मिक्सचर जो दो चीजों से मिलकर बन रहा था, अब जब मिक्सचर बन गया तो उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसकी खास बात क्या होती है, ऐसे सॉल्यूशन जो एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर, उस टेम्परेचर पर क्या रखते हैं, या बोल सकते हो जिस टेम्परेचर पर उनका लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन और उनका वेपर स्टेट में भी कंपोजिशन, ऐसे बोलो इस चीज को, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन जिनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उनकी लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन और उनकी वेपर स्टेट में कंपोजिशन कैसा हो, इक्वल हो, वो मिक्सचर क्या कहलाएंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएंगे। इतना तो आ गया सबको समझ में, आया कि नहीं आया, ठीक। ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे मिक्सचर जिनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन और वेपर स्टेट में कंपोजिशन कैसा रहता है, सेम रहता है, वो मिक्सचर क्या कहलाते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाते हैं। बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सबको, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। फिर हमने बात कही ये दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप और दूसरे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। हमने कहा जो तुम्हारा मिक्सचर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर तुम्हारे दोनों कंपोनेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो, छोटा हो, इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारा ए वाटर था, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, तुम्हारा ये बी कोई और कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 88 डिग्री सेल्सियस मान लो, और जब तुमने इन दोनों का एक मिक्सचर बनाया, जो मिक्सचर बना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो कितना आया, 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज क्या हुई, अब तुम्हारे मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो तुम्हारे दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर वो छोटा आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप कहलाएगा। आया कि नहीं आया। और यहीं पर अगर मान लो इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आता वो क्या आ जाता, 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता। तो यानी अब देखो जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अगर ज्यादा आ जाए तुम्हारे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट तो फिर वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। आ गया कि नहीं आ गया, धीरे धीरे समझ आ रहा है, आ गया कि नहीं आ गया।
अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन और बताई तुमको, हमने अभी इससे पहले कहा था तुमको आइडियल सॉल्यूशन में क्या हुआ करता था कि ए और ए के बीच जो अट्रैक्शन होता था, बी और बी के बीच जो अट्रैक्शन होता था, तो बराबर हुआ करता था ए बी के बीच के अट्रैक्शन। भाई जब तुमने केवल ए लिया, तुमने केवल ये वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट लिया होगा, तो उसमें सारे मॉलिक्यूल सारे एटम किसके होंगे, ए के, तो सब आपस में जुड़े होंगे। अगर केवल इसको लिया तो सब आपस में बी से जुड़े होंगे, इसमें ए मिले ही नहीं है। लेकिन जब दोनों को मिक्स करोगे तो इसमें कुछ बॉन्ड्स ए और बी के बीच बनेंगे, ठीक। अब जब तुम इसको बॉयल करने चलोगे तो क्या होगा, अगर तुम्हारा, जाहिर सी बात है समझो, अगर ये वाले बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग थे, अगर ये वाले बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग थे, ए और ए वाले और बी वाले, हम क्या कह रहे हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का आ रहा है वो कम आ रहा है, कम कब आएगा, ठीक। तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे, इनको तोड़ने में टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, देखो लग रहा है कि नहीं। जबकि तुम्हारा जो ए बी बना उसका बॉन्ड कैसा है, वीक, इसको तोड़ने में, अब जब वीक बॉन्ड है, ये बॉन्ड वीक है ना, अगर बॉन्ड वीक है तो इसको तोड़ने में टेम्परेचर भी क्या लगेगा, कम। अगर टेम्परेचर कम लगेगा तो फिर वो कौन कहलाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप कहलाएगा, ठीक। आई बात समझे कि नहीं आई, क्या काम ने, अगर ए और ए के बीच के में अट्रैक्शन और बी के बीच के जो अट्रैक्शन है वो इससे ज्यादा है या ये इससे कम है, जो भी बोलना चाहो, ठीक। तो जाहिर सी बात है ये वीक बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने में क्या होगा, टेम्परेचर कम देना पड़ेगा ना, कम टेम्परेचर पे टूट जाएगा, तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है तो क्या कहलाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल। और मान लो ये ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर ये स्ट्रांग है तो फिर क्या हो गया, ये स्ट्रांग है मतलब इसको तोड़ने में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा। अब टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसलिए हमने यहाँ एक कंडीशन बताई, अगर ए और बी के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रोपिक मिक्सचर बनेंगे। अगर ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बाकी दोनों से कम होगा तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा। अब बोलो आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ हमको, आ गया ना, कल तो दोबारा नहीं करवाओगे, सबको आया। चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो एक बार में नहीं आती, परेशान नहीं हुआ करो उसके लिए, हम खुद जानते हैं क्या चीज एक बार में समझ में आने वाली है, क्या चीज को हमें 2 बार 3 बार समझाना है, ठीक। अगर अभी भी नहीं आएगा तो हम कल भी बताएंगे, लेकिन कोशिश करो कि धीरे धीरे चीजें लेवल थोड़ा अब ऊंचा होगा यार, ठीक है ना। तब जब लेवल बढ़ने वाला है तो आपको भी अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा कि नहीं, हमको भी चीजों को समझना और कैच करना है, ठीक। तो कोशिश, ये हथियार डालने वाली टेंडेंसी छोड़ दो कि नहीं हमने हाथ खड़े कर दिए हमको नहीं आ रहा, थोड़ा सा फाइट करोगे, थोड़ा सा और कंसंट्रेट करोगे तो चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये लॉजिक तुमको खुद से समझना चाहिए कि ये मिनिमम मैक्सिमम क्यों हो रहा है, ये मिनिमम मैक्सिमम है तो यहाँ पर क्या लगेगा। ये मत सोचो कि हर चीज हमें एक्सप्लेन करेगी, ये क्वेश्चंस तुम्हारी ओर से भी बनते हैं, तुमको खुद से भी लॉजिकली समझ में आने चाहिए कि अट्रैक्शन का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना। जब हम केवल ए को ले रहे हैं तो ए और ए के बीच में अट्रैक्शन होगा, जब प्योर बी, बी अपनी प्योर स्टेट में है तो बी और बी के बीच बॉन्ड्स होंगे। लेकिन जब हमारा सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें ए और बी दोनों डिसॉल्व हो रहे हैं आपस में, होमोजेनियस सॉल्यूशन आ रहा है तो यहाँ पर भी बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जाएगा तो मैक्सिमम बन गया, अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो इसको तोड़ने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी तो यहाँ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। हम कल भी पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं। यहां तक क्लियर है सबको, फिलहाल आज ही आ गया होगा तो अच्छी बात है, ठीक। बोले में किसी को कोई डाउट हो, टाइम हो गया हम लोग का आज का, आज कोई न्यूमेरिकल नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज आइडियल सॉल्यूशन की बात थी, थ्योरी से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे जब कल हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करने वाले इसके बाद किस पर, अब बाकी दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बची हुई है अपनी, क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कल दोनों को एक साथ देखेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे अपने भी न्यूमेरिकल्स करते चलिए, ठीक है। और फिर हम 5-5 न्यूमेरिकल बना रहे हैं सबके, और हर टॉपिक के 5-6 न्यूमेरिकल, 6-7 न्यूमेरिकल करके एक शीट आपकी तैयार हो रही है जो आपको देंगे कल के बाद, ठीक है। कल आपका सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, तो हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और फिर एक नॉर्मल छोटी शीट बनाएंगे जो मिसलेनियस को लेकर होगी उस पर। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो जल्दी से बोलो, सब लोग जल्दी से वाई टाइप करो अगर सबको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई हैं।
सब लोग बेटा, हाँ सबकी तरफ से। चलिए, दूसरी चीज हमने यार तुम लोगों से कहा था, एक तो ग्रुप पे अटेंटिव रहें, सब लोग टाइम से जुड़े, ठीक है, ये सब चीजें सबसे बार बार कहनी ना पड़े हमको। हमने एक और चीज सबसे कही है कि सब लोग अपनी एक छोटी सी जो लाइव क्लास चल रही है इसको प्रमोट करना है आपको। हमने कहा था कि आप लोग थोड़ा सा, कोई कष्ट नहीं है सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक, थोड़ा सा इसको प्रमोट करने के लिए हमने आपसे कहा था कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको इस चीज को बताओ, ठीक, कि किस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या चीजें, जो और लोग जुड़ना चाहे वो भी जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा आपसे कहा था प्रमोट कीजिए इस चीज को आपके फ्रेंड सर्कल में, यार तुम लोग के तो इतने दोस्त यार रहते हैं, थोड़ा सा इस चीज को करके और लोगों को भी जोड़ो तो और मजा आएगी। तो हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी अगर, तो ये मेहनत और अच्छी लगेगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपने साथी जितने भी हो उन सबको इन्फॉर्म करो, उन सबको भी कहो कि नहीं यार क्लास ज्वाइन करके देखे एक बार, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें चीजें समझ में आएंगी तो अपने आप जुड़ना शुरू करेंगे वो लोग, ठीक है। और हो सके तो एक छोटी सी बाइट हमने सबसे कहा है, एक बार नहीं होगा जिसको नहीं पता सुन ले, कि अगर आप 1-2 मिनट की बाइट बना सकते हो जिसमें आप अपने लाइव क्लास के बारे में जो एक्सपीरियंस करते हो, जो नेचुरल एक्सपीरियंस है कि आपको पढ़ने में मजा आ रही है, अच्छा लग रहा है, कि कोई दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है, जो भी है, तो 1 से 1.5 मिनट की अगर वीडियो में आप उतनी बात अपने कह सकते हो तो कह के रिकॉर्ड करके उस वीडियो को ग्रुप में सेंड करो, जिससे हम उसके थ्रू भी चीजों को प्रमोट कर सकेंगे, लोगों को बताएंगे कि नहीं आप लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो चीजें बाकियों तक पहुंचेगी, ठीक है। अभी एक्चुअल में अगर सच बताएं तो फेसबुक पे एक हमने कमेंट किया था तो उसको लेकर लोग बड़ा, लाइव क्लास को लेकर एक ये है लोगों में एक प्रोपोगेंडा चल रहा है सब चीजों को लेकर, तो यही डिस्कशन हम आपसे कर रहे हैं। यार क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि ये केवल एक प्रोपोगेंडा है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है? अगर नहीं है तो भी बोलो नहीं है कि हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा सर, अगर लग रहा है नहीं यार ये बेनिफिशियल है, इवन दैट जो नॉर्मल क्लास है उससे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, तो ये सब चीजों को लेकर थोड़ा सा अगर आप बाइट बना सकते हो या कोई चीज लिख सकते हो, जो लोग वीडियो नहीं बना सकते हैं, जिसको लगता है कि नहीं यार हम कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक, तो आप अगर कुछ लिख सकते हो, अब इसका ये मतलब नहीं हमने कहा लिख सकते हो तो कोई वीडियो नहीं बनाएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यार छोटे छोटे स्कूली बच्चे जो है क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के, ये सब अच्छी अच्छी वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं इस क्वारंटाइन में, ठीक है। तो आप लोग भी छोटी सी एक क्लिप बना सकते हो 1 से 1.5 मिनट की, जिसमें आप अपने मन की बात कह सकते हो कि नहीं यार ये चीज हमें अच्छी लग रही है, इस लॉकडाउन में हम इस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक। तो इस चीज को प्लीज अगर कर सकते हो तो सब लोग करो, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बेनिफिट है यादव अगर, तो हमें वीडियो चाहिए या हमको लिखा हुआ आपका एक फीडबैक, समझ लो इस चीज को कि हमें एक फीडबैक चाहिए कि आप लोग हफ्ते भर से इस चीज को पढ़ रहे हो, आपको 5-6 दिन हो गए हैं क्लास लेते हुए, तो आप इस चीज को बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके जितने भी साथी हैं आप उनको भी इस चीज को बताओ, आप अपना स्टेटस लगा सकते हो, ये जो आपका ये चल रहा है इसके आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हो कि हम लोग इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, या इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर किसी में ऑप्शन हो किसी के फोन में तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उतनी छोटी सी क्लिप बना सकते हो, ठीक। इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा सकते हो, व्हाट्सएप पे लगा सकते हो, फेसबुक पे आप इसको पोस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा इस चीज को प्रमोट कर दो अगर तुम मेरी तरफ से, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। तो प्लीज सबसे ये उम्मीद है कि ये काम, इतना काम सभी लोग करेंगे होपफुली। कौन कौन मेरे साथ है और मेरे इस मुहिम में जुड़ने के लिए तैयार है, इतना करके हमको आज शाम तक एक वीडियो या एक लिखा हुआ फीडबैक हम सब लोग सेंड करने वाले हैं, जल्दी से, हाँ जल्दी से उसको यस टाइप करें जो ये काम करके देंगे, ठीक है। स्टेटस लगा भी दिया और इस चीज को और अच्छे से प्रमोट करना है, लोगों को कन्विंस भी करना है कि बच्चे आके जुड़े, जैसे आप जुड़ रहे हो वैसे आपके और साथी जुड़े। यार आप लोग के बहुत दोस्त होते हैं और जो इस टाइम पर नहीं कर पा रहे, अगर आपको लग रहा है कि मतलब नॉर्मल क्लास से कम चल रहा हो तो वो लोग, जैसा आपको कोचिंग में स्कूल में पढ़ाया जाता है सेम वैसे ही चल रहा है, तो प्लीज उनको भी कहो, उनको फोर्सफुली कहो क्या क्लास ज्वाइन करके देखो, मजा आएगी तुमको, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सबकी तरफ से हमको चाहिए यार, अगर हम इतना एफर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा तुम लोग इसमें और सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा हमको, सबसे मेरा कहना है, ठीक है। तो ठीक है यार, काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, अच्छी चीज है, तो प्लीज सब लोग इतना करेंगे, तो आज क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। मन लगा के घर पे पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, हमने ग्रुप इसीलिए बनाया है केवल इसलिए नहीं कि हम उसमें मीटिंग शो करें, अगर आपको कभी भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज उस डाउट को आप पूछा करो, ग्रुप में शेयर करो। ग्रुप का मतलब ये नहीं कि केवल हम ही डाउट क्लियर करेंगे, उस ग्रुप में कोई भी बच्चा है तो अपना डाउट क्लियर कर सकता है, ठीक। कोई क्वेश्चन भेजेगा तो दूसरा व्यक्ति उसका आंसर कर सकता है बिल्कुल इजीली, आई बात समझ में?
तो ग्रुप में थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कोई नहीं करेगा उसमें, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप लोग घर पे आराम से पढ़ाई करें। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट। चलिए फिर बाय, चलते हैं हम लोग।